Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो भी फ्रेंड्स इस लेक्चर को जिस समय पे देख रहे हैं उनको मेरी वो विशेष। फ्रेंड्स, हम लोग ने लास्ट सेशन के अंदर इन्वेंट्री का जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4, उसे हमने खत्म कर दिया था और आज के लेक्चर में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज कंपनी अकाउंट्स। सो वी आर गोइंग टू जंप फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 टू चैप्टर नंबर 10 डायरेक्टली। ठीक है, बीच के जो चैप्टर्स हैं वो हम लोग बाद में लेंगे, पहले हम लोग चैप्टर नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज कंपनी अकाउंट्स। ये चैप्टर आपके 12th स्टैंडर्ड में था। कंपनी अकाउंट्स मतलब क्या कि बेसिकली इश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है, फॉरफीचर और वो सारे टॉपिक्स जो हमने 12th में पढ़े थे वो। उसके अलावा इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये हम लोग ने कहाँ पढ़ा था? ये हम लोग ने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। और ये चैप्टर हमें वापस से कहाँ पे? सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स में वापस से। अब ये एक ऐसा चैप्टर है ना जो आपके 11th 12th से आ रहा है, बराबर है, और एज इट इज आ रहा है, यानी इसमें कुछ एडिशन नहीं हो रहे, कोई नए टॉपिक्स ऐड नहीं हो रहे। एज इट इज जो आपने 12th स्टैंडर्ड में सीखा था, सेम टाइप के सम बोल सकता हूं, या फिर सेम लेवल के सम यहाँ पे आएंगे। बाकी सब चैप्टर्स में क्या हो रहा था कि आपने 11th 12th में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे उन चैप्टर्स का लेवल क्या था? थोड़ा सा अलग था। लेकिन शेयर्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि कैसे पूछा जाता है इस चैप्टर को। तो आप यहाँ पे देखो थोड़ा सा कि आपको जो कंपनी अकाउंट्स का चैप्टर है, ठीक है, कंपनी अकाउंट्स का चैप्टर बेसिकली आपको पूछा जाता है। मई 18 में भी पूछा गया है, नवंबर 18, मई 19 एंड नवंबर 19 में पूछा गया है। अब मई 20 का एग्जाम तो कैंसिल हो गया है, ठीक है, मई 20 का एग्जाम क्या हो गया है? कैंसिल हो गया है। तो मई 20 का एग्जाम कैंसिल हो गया है, उसकी वजह से हमको उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मालूम है। अब देखोगे ना आप, एक चीज नोटिस करो यहाँ पे, 10 + 5, ठीक है, दो चैप्टर हैं, एक शेयर्स का है और एक डिवेंचर का है। 10 + 5 कितना होता है? टोटल 15। 10 + 5 कितना होता है? 15। 15 + 0 कितना होता है? 15, और ये है 10। अब यहाँ पे देखो, हर एग्जाम के अंदर इस चैप्टर का वेटेज कितना रहा है? 15 मार्क्स का वेटेज रहा है, ठीक है। दैट मीन्स ये चैप्टर वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको आप 3 स्टार मार्क करोगे। ये चैप्टर हमको आना चाहिए 100%, क्योंकि 15 मार्क्स का पेपर जो है वो इसी में से आना है, बराबर है। ज्यादा ही आएगा, कम नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 10 मार्क्स का पूछा है, तो यहाँ पे 10 मार्क्स का पूछने का लॉजिक ये है इसके पीछे कि भाई आपको ये जो 10 मार्क्स का पूछा है ना, ये मई 18 के अंदर पूछा है। जब मई 18 में क्या था कि जो सिलेबस था सीए फाउंडेशन का, मैंने पहले भी बताया, उसमें कुछ चैप्टर्स थे जो बाद में निकाल दिए गए। जैसे कि एक उसमें से था रेशियो एनालिसिस। आपको पहले रेशियोज करके भी चैप्टर हुआ करता था कि कब? किसके अंदर? सीए फाउंडेशन में। अब वो चैप्टर सीए फाउंडेशन के अंदर से निकाल दिया गया है। तो पहले नंबर ऑफ चैप्टर्स ज्यादा थे, इसलिए इस चैप्टर को वेटेज कम मिलता था, ठीक है। लेकिन जब से वो सिलेबस वापस रिवाइज किया, उसके बाद ये चैप्टर कंसिस्टेंटली 15 मार्क्स का पूछा गया है। या तो शेयर्स में से 10 मार्क्स का पूछ लेते हैं, 5 मार्क्स का डिबेंचर में से पूछ लेते हैं, या फिर पूरा का पूरा 15 मार्क्स का किस में से पूछ लेते हैं? शेयर्स में से ही पूछ लेते हैं। चैप्टर बहुत बहुत और बहुत इजी है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको कुछ गिन के, आप बोल सकते हो 10 तो एंट्रीज हैं इसके अंदर, आप गिन के बोल सकते हो कितनी एंट्री हैं? 10 एंट्री हैं इसके अंदर गिन के, ठीक है। और इसके अलावा आप बोल सकते हो कि 4 वर्किंग नोट हैं, बस 4 वर्किंग नोट कराऊंगा और 10 एंट्री हैं। आपका चैप्टर है ना ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। और फिर दुनिया के अंदर आपको शेयर्स का कोई कैसा भी क्वेश्चन दे दे, इश्यू ऑफ शेयर्स, चाहे वो प्रो रेटा हो, चाहे फॉरफीचर हो, कुछ भी हो, री इश्यू हो, कैपिटल रिजर्व हो, कुछ भी हो, आप हर क्वेश्चन को यहाँ पे क्या कर पाओगे? सॉल्व कर पाओगे। और इस चैप्टर को करने में हमारी अप्रोच भी क्या है? थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी। अभी तक देखो क्या होता था हम लोग पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते थे, चैप्टर का जो भी कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते थे। और ये क्वेश्चंस कौन से क्वेश्चंस होते थे? तो ये क्वेश्चंस होते थे आपके पास्ट पेपर के, आपके रिवीजन टेस्ट पेपर के, आपके स्टडी मटेरियल के, ठीक है। ऐसे सब क्वेश्चंस आपके यहाँ पे होते थे। अब क्या होगा इस चैप्टर के अंदर? सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे थोड़ा, बराबर है। उसके बाद कॉन्सेप्ट के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे आपके लिए, ठीक है। अराउंड 20-30 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, वो प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। और उसके बाद पास्ट पेपर, आरटीपी, स्टडी मटेरियल, ये सॉल्व करेंगे,
बराबर है। तो इस तरह से इस चैप्टर में मैंने थोड़ा सा क्या है मेथड ऑफ टीचिंग चेंज किया है। क्यों? क्योंकि इसके अगर आपने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन अच्छे से कर लिया और समझ गए ना, उसके बाद दुनिया का कोई भी सम हो आप शेयर्स का वो सम क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा लेट नहीं करते हैं, डिले नहीं करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर थोड़ा सा थियरी है, वो थियरी देख लेते हैं। कभी भी पूछा नहीं जाता एग्जाम में, आज तक कभी भी इस चैप्टर में से आपको थियरी पूछा नहीं गया है, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा थियरी देख लेंगे। मैं इतना डिटेल में इस चैप्टर में थियरी नहीं लेने वाला हूं, क्योंकि इस चैप्टर की जो थियरी है वो वापस आपकी कवर होगी कहां पे, जो लॉ सब्जेक्ट है ना आपको, उसके अंदर एक चैप्टर है कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। वहां पे इस चैप्टर की जितनी भी थियरी है वो सारी की सारी थियरी वहां पे क्या होगी, आपकी कवर अप होगी। तो मैं यहाँ पे वापस से वो थियरी आपके लिए क्या रिपीट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सीख क्या रहे हैं भाई, हम तो अकाउंट सीख रहे हैं, ठीक है। तो लॉ हम लोग यहाँ पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से डिस्कस करेंगे। तो चलो आज के लेक्चर में पहले थियरी से स्टार्ट करते हैं। देखो, डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी, आप लोग ने अलग अलग डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी पढ़ी होंगी, सब डेफिनेशन सही थी, कोई डेफिनेशन गलत नहीं होगी आज तक जो आपने पढ़ी होगी। बट हम सिंपल वाली लेते हैं कि कंपनी का मतलब क्या होता है। कंपनी का मतलब होता है लीगल एंटिटी। अब लीगल एंटिटी का मतलब क्या, कि भाई इस कंपनी पे आप केस कर सकते हो और ये कंपनी आप पे केस कर सकती है, ठीक है। ये खुद में एक लीगल आदमी है, लीगल पर्सन है। जब कोर्ट में केस जाता है तो कोर्ट कंपनी को अलग देखता है, उसके ओनर्स को अलग देखता है। क्यों? क्योंकि कंपनी अपने नाम पे कुछ भी कर सकती है, कंपनी अपने नाम पे जमीन खरीद सकती है, प्रॉपर्टीज खरीद सकती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकती है। इसलिए वो क्या है, वो एक लीगल एंटिटी है। लीगल एंटिटी मतलब क्या, कि एक लीगल पर्सन है, ठीक है। कोर्ट यानी लॉ उसको क्या मानता है, एक इंसान की तरह ही मानता है। और इसे बनाता कौन है, इसे फॉर्म करते हैं ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, यानी एक आदमी कंपनी नहीं बना सकता, ठीक है। एक स्पेशल टाइप की कंपनी होती है ओपीसी, वन पर्सन कंपनी, वो एक आदमी बना सकता है। बट जो यूजुअली जो कंपनीज आप देखते हो, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, वो कंपनीज को बनाने के लिए मिनिमम 2 लोग की तो जरूरत पड़ेगी। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि कंपनीज जो होती हैं वो फॉर्म कौन करता है, तो वो कंपनीज को फॉर्म किया जाता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा। ये क्यों बनाई जाती है, टू एंगेज एंड ऑपरेट ए बिजनेस एंटरप्राइज, यानी कोई बिजनेस एक्टिविटी के लिए कंपनीज को फॉर्म किया जाता है कि भाई मुझे कुछ बिजनेस करना है तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, कंपनी फॉर्म कर सकता हूं। अच्छा, एक चीज देखो, आपको है ना एक क्वेश्चन, ये अकाउंट्स में तो नहीं पूछा जाएगा बट जनरल नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूं कि देखो बिजनेस का मतलब क्या होता है। बिजनेस मतलब वी वांट टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेस का मतलब क्या है, वी वांट टू अर्न प्रॉफिट। हमारा मोटिव क्या है इसके अंदर, हमारा मोटिव है प्रॉफिट, ठीक है। तो बिजनेस के अंदर आपका मोटिव रहता है प्रॉफिट मोटिव, ठीक है। अब ये जो प्रॉफिट मोटिव है बिजनेस का, ये प्रॉफिट मोटिव आप कंपनी के थ्रू पूरा कर सकते हो। आप कंपनी बनाओ, बिजनेस करो और प्रॉफिट कमाओ, यस और नो। लेकिन अगर आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी आपको बेसिकली प्रॉफिट नहीं कमाना है, ठीक है, तो उस केस में भी आप क्या कर सकते हो, उस केस में भी आप कंपनी खोल सकते हो। और ऐसी कंपनीज को बोला जाता है सेक्शन 8 कंपनीज। क्या बोला जाता है इन्हें, सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 सेक्शंस का मतलब मैंने आपको समझाया है कि भाई लॉ के अंदर सेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो जो कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 8 है उसके अंदर ये इजाजत दी गई है कि कोई भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी कंपनी बना सकता है, लेकिन वो कंपनी को बोलेंगे हम सेक्शन 8 कंपनी, ये सुनो। तो जरूरी नहीं है कि जो कंपनी है वो आपका प्रॉफिट मोटिव के लिए ही बनाई गई है। हो सकता है कि कंपनी जो है वो सेक्शन 8 कंपनी हो, वो नॉन प्रॉफिट मोटिव के लिए बनाई जाती हैं। आजकल ये कंपनीज बहुत बनाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, अब फीचर्स ऑफ कंपनी, यानी कंपनी के फीचर्स क्या हैं, यानी कंपनी कैसी होगी, क्या क्या होगा कंपनी के अंदर। तो सबसे पहले लिखा है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब आप समझ सकते हो रजिस्टर्ड। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या है, रजिस्टर्ड एसोसिएशन, यानी ये ग्रुप ऑफ पीपल है, एक एसोसिएशन है जो लॉ के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है या फिर रजिस्टर्ड है, ठीक है। दूसरा, इट इज अ रेसिडेंट बट नॉट अ सिटीजन। अब रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, तो अगर आपने 12th स्टैंडर्ड में इकोनॉमिक्स पढ़ा था तो वहां पे रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट था।
रेसिडेंट का मतलब कोई भी इंसान किधर का भी हो, अगर वो इंडिया में, अगर मैं अपना किसके हिसाब से, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से बात करूं, तो अगर इंडिया में कोई आदमी 182 डेज से ज्यादा एक साल के अंदर रह जाए तो वो इंडिया का रेसिडेंट हो जाएगा, बट वो इंडिया का सिटीजन नहीं होगा। इंडिया का सिटीजन होने के लिए क्या है कि अलग रिक्वायरमेंट्स है कि भाई आपका या फिर आपके फादर का या फिर आपके ग्रैंडफादर का जन्म कहाँ होना चाहिए, इंडिया के अंदर होना चाहिए। तो जो सिटीजनशिप होती है वो बाय बर्थ होती है, और रेसिडेंटशिप क्या होती है, वो तो आपको रहने से मिल जाती है, ठीक है। आप इतना दिन यहाँ पे रहो, आप क्या बन जाओगे, यहाँ के रेसिडेंट बन जाओगे, ठीक है। अब कंपनी जो होती है ना वो सिटीजन नहीं होती है, लेकिन वो रेसिडेंट होती है, ठीक है। तो कंपनी रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट हो सकती है, लेकिन वो कभी भी सिटीजन नहीं हो सकती। उसे वोटिंग का अधिकार, यानी हमको जब प्राइम मिनिस्टर चुनने का है तो कंपनी उसमें जाके वोट नहीं डाल सकती, बिकॉज कंपनी इज नॉट ए सिटीजन। यस और नो? यस। नेक्स्ट आगे देखो, सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी इसके जो ओनर हैं और जो कंपनी है उसके दोनों अलग अलग काउंट होंगे। देखो एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, आपको ऐसा बहुत बार सुनने को मिला होगा कि भाई एक लेट सपोज कि किंगफिशर है, किंगफिशर एयरलाइंस करके कंपनी थी पहले, किंगफिशर एयरलाइंस करके एक कंपनी थी। इस कंपनी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लेट सपोज क्या लिया, इस कंपनी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया, और लोन लेने के बाद ये कंपनी ने इस लोन को चुकाया नहीं, और कंपनी बोलती है कि हम लोन नहीं चुका सकते। तो कंपनी को पूछा गया कि भाई आप लोन क्यों नहीं चुका सकते, तो कंपनी का बोलना था, ऐसा बोलती है कंपनी कि भाई हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि हम आपके पास लोन चुका सकें। जबकि इसका जो मालिक है कौन, विजय माल्या, वो करोड़पति आदमी है, उसके पास पैसा ही पैसा है, वो चाहे तो ये लोन चुका सकता है, लेकिन फिर भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विजय माल्या को ये नहीं बोल पाया कि आप है ना ये जो लोन है किंगफिशर एयरलाइंस का वो चुकाइए। क्यों? क्योंकि किंगफिशर एयरलाइंस लॉ की नजर में, कानून की नजर में जो ओनर है और जो बिजनेस है वो दो अलग अलग सेपरेट एंटिटी हैं। वो क्या है? दो अलग अलग सेपरेट एंटिटी हैं। तो अगर बैंक कंपनी ने लोन लिया है और वो लोन डूब गया है तो ओनर उसको चुकाएगा नहीं। समझ में आता है कि नहीं आता है? बाकी सारी चीजें डिटेल में मैं आपके साथ लॉ में डिस्कस करूंगा, बराबर है। नेक्स्ट, उसके बाद ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अभी देखो मेरी कोचिंग क्लास सोल प्रोप्राइटरशिप है, यानी मैं मेरी कोचिंग क्लास का मालिक हूं। अब मैं चाह के भी है ना मेरी कोचिंग क्लास की है ना ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकता। अगर मैं ओनरशिप ट्रांसफर करूंगा ना तो पब्लिक को बाय एंड लार्ज मालूम पड़ जाएगा और मेरी कोचिंग एकेडमी की जो गुडविल है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बट कंपनीज के अंदर ऐसा नहीं होता। कंपनीज के अंदर तो हर सेकंड आप शेयर बेच और खरीद सकते हो, और शेयर बेचने और खरीदने का मतलब क्या है कि आपकी कंपनी की ओनरशिप एनी टाइम क्या हो सकती है? मूव हो सकती है। यस और नो? तो आपकी ट्रांसफर होते हैं, आपके शेयर ट्रांसफरेबल शेयर्स आपको मिलते हैं। उसके बाद परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब ये है कि भाई अगर ओनर्स मर गए सारे, लेट सपोज कि एक कंपनी को दो लोगों ने बनाया था, ए और बी, और दोनों की डेथ हो गई, तो भी ए बी लिमिटेड करके जो कंपनी है वो कंटिन्यू टू चलती रहेगी। क्यों ऐसा? क्योंकि भाई ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट लीगल एंटिटी। अकाउंट्स में सिर्फ क्या था? टू सेपरेट एंटिटी था, यहां पे है टू सेपरेट लीगल एंटिटी। यानी लॉ के लिए भी दोनों एंटिटी क्या है? अलग अलग हैं। यानी ए की डेथ हो गई, बी की डेथ हो गई, तो उसकी वजह से ए बी लिमिटेड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे हम लोग लॉ में जब पेपर लिखेंगे ना तो हम एक सेंटेंस यूज करते हैं, कंपनी इज अ क्रिएशन ऑफ लॉ एंड कैन बी डिस्ट्रॉयड ओनली बाय लॉ। यानी एक कंपनी जो है वो बनती कैसे है? कानून की तरह बनती है। कानून की वजह से बनती है कि आप कानून में जाके रजिस्ट्रेशन करवाते हो। तो उसी तरह अगर कंपनी को आपको बंद करना है तो आप कल लॉक मार के चले जाओ और कंपनी बंद हो जाए, ऐसा नहीं होता है। आपको लॉ में जो प्रोसेस दिया गया उस प्रोसेस को फॉलो करके ही कंपनी को क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। मैन में गो, मैन में कम, ठीक है। इंसान आएगा और इंसान जाएगा, लेकिन द कंपनी विल गो ऑन। यानी कंपनी उसके ओनर के आने और जाने से बंद नहीं होगी, अनटिल एंड अनलेस आप लॉ में जाके उसको बंद नहीं करवा देते। नेक्स्ट आगे देखो, मेंटेनेंस ऑफ बुक।
ठीक है, ये आगे आएगा, हम लोग इसको डिटेल में इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि हर कंपनी को कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी पड़ेंगी। ठीक है, वो कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो आगे देखेंगे हम लोग। उसके बाद कॉमन सील, कॉमन सील का मतलब वो थप्पा होता है ना, यस, तो वो कंपनी के लिए उसका ऑफिशियल सिग्नेचर के जैसा काम करता है। आपको मेरे को कोई डॉक्यूमेंट को यस बोलना हो तो हम क्या करेंगे, उस पर सिग्नेचर कर देंगे। कंपनी क्या करती है, उस पर कंपनी अपना कॉमन सील लगाती है, यानी अपना थप्पा लगा देती है उस पर। ठीक है, पीरियोडिक ऑडिट, ऑडिट का मतलब क्या होता है, चेकिंग। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो मेन काम होता है वो होता है ऑडिटिंग। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का मेन काम क्या होता है कि भाई ऑडिट करना। तो उसी पीरियोडिक ऑडिट का मतलब ये है कि हर कंपनी, every company in this country shall get their books audited by chartered accountant। ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको मिला है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मिला है। यानी आप अकाउंट्स के कितने ही स्पेशलिस्ट क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन आप किसी कंपनी के अकाउंट्स चेक करके उसके नीचे साइन नहीं कर सकते जब तक आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हो, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आपके पास सीए इंस्टीट्यूट का मेंबरशिप नहीं है। तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का मेन काम होता है कि कंपनी के अकाउंट्स को क्या करना, चेक करना, वेरीफाई करना। उस प्रोसेस को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग ऑडिटिंग। क्या बोलते हैं, ऑडिट। तो हर कंपनी को पीरियोडिक यानी कुछ समय बाद ऑडिट करवानी पड़ती है। अब कंपनी के जो ओनर्स हैं उनकी लायबिलिटी क्या रहती है, लिमिटेड, यानी कंपनी के लोन्स को पे करने के लिए ओनर्स के घर, पर्सनल एसेट्स वो नहीं बेचे जा सकते। उसके बाद नेक्स्ट है राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। जो भी कंपनी के ओनर्स हैं, जो भी कंपनी के क्या हैं, ओनर्स हैं, उनके पास ये अधिकार है कि वो जो भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को वो क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं रिगार्डिंग द कंपनी। नेक्स्ट, डिस्टिंक्शन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। अब डिस्टिंक्शन का मतलब होता है डिफरेंस। तो ओनर, देखो अभी कोचिंग क्लास की बात करो, ये कोचिंग क्लास, इस क्लास कोचिंग क्लास का ओनर कौन है, कनई से मैं हूं। इस कोचिंग क्लास को चलाता कौन है, कनई से मैं चलाता हूं। ये सुनो, यस, तो कनई से इस कोचिंग क्लास यानी जो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है उसमें ओनर ही क्या है, मैनेज कर रहा है बिजनेस को। जो ओनर ऑफ ए बिजनेस है वही मैनेजमेंट भी कर रहा है बिजनेस का। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज देखो, आप कंपनी में कैसा होता है कि आपको मालूम है आपके सामने कौन खड़ा है इस वक्त, आपके सामने कंपनी, रिलायंस कंपनी का ओनर खड़ा है। जी हाँ, मैं मेरी बात कर रहा हूं कि मैंने कल रिलायंस कंपनी के क्या खरीद लिए, शेयर्स खरीद लिए। और अगर मैंने कंपनी के शेयर खरीद लिए तो मैं कंपनी का क्या बन गया, एक तरह से कुछ हिस्से का क्या बन गया, ओनर बन गया। बट मैं कंपनी मैनेज नहीं कर रहा हूं। कंपनी रिलायंस मुझे फोन करके नहीं पूछ रहा है कि ये सामान इतने रुपए में मिल रहा है, खरीदे कि नहीं खरीदे, इस कस्टमर को सामान बेचें कि नहीं बेचें, नहीं, वो काम कोई और लोग कर रहे हैं। एक ग्रुप ऑफ टीम है जिसे हम बोलते हैं मैनेजमेंट, या फिर आप उसे बोल सकते हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी क्या है, बेसिकली कंपनी के एम्प्लॉय है। कंपनी के जो ओनर्स हैं उनको अपॉइंट करते हैं, बोलते हैं देखो भाई कंपनी बराबर चलनी चाहिए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो कंपनी के अंदर जो ओनर्स होते हैं वो अलग होते हैं और जो मैनेज करते हैं बिजनेस को वो अलग होते हैं। अब मुकेश अंबानी का रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है उसमें मुकेश अंबानी उस कंपनी के ओनर भी हैं और साथ साथ में उस कंपनी के मैनेजमेंट में भी हिस्सा लेते हैं, क्योंकि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं। समझ में, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, तो इसके लिए वो मैनेजमेंट का रोल भी प्ले कर रहे हैं, ओनरशिप का भी। बट कंपनीज के अंदर ऐसा होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, अगला देखो, टाइप्स ऑफ कंपनीज। ठीक है, तो ये मैं यहां पे डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ये सारी चीजें हम लोग कंपनी अकाउंट्स में, कंपनीज एक्ट 2013 आपके लॉ के पेपर में डिस्कस करेंगे, अभी इसको नहीं ले रहे हैं। तो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक कंपनीज, प्राइवेट फॉरेन कंपनीज, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, सब्सिडरी, होल्डिंग कंपनी, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर्स, अनलिमिटेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी। तो ये सब का अलग अलग मतलब होता है। ये मतलब क्या होता है वो हम लोग लॉ के पेपर में सीखेंगे, अकाउंट्स के पेपर में नहीं सीखेंगे, क्योंकि हमारा पेपर किसका है, अकाउंट्स का, तो हम लॉ पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। नेक्स्ट, अब ये वाला सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनीज एक्ट, देखो क्या आप ऐसा समझ सकते हो एक किताब है। कंपनीज एक्ट क्या आपके लिए, आप ऐसा समझ सकते हो आपके लिए क्या है, एक किताब है, और उस किताब के अंदर बहुत सारी कंपनी से रिलेटेड रूल्स लिख रखे हैं। कंपनी से रिलेटेड क्या लिख रखे हैं, रूल्स लिख रखे हैं। अब उन रूल्स के अंदर ये सब चीजें लिख रखी है कि डायरेक्टर कौन बन सकता है, डायरेक्टर को कैसे रखेंगे, कितना सैलरी हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है, एक कंपनी में क्या क्या हो सकता है, सारी चीजें लिखी हैं। उसके सेक्शन नंबर 28, सेक्शन मतलब आप समझ सकते हो चैप्टर नंबर,
ठीक है। चैप्टर नंबर 128, चैप्टर नंबर 129, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 में पैराग्राफ नंबर 40, ऐसा समझ लो आप, ठीक है। और शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 मतलब एक टेबल, आप ऐसा समझो, ठीक है। ये तीन आपके अकाउंट्स के बारे में कुछ बताते हैं, आपको कुछ बातें बोलते हैं। तो देखो क्या बोलते हैं, सेक्शन 128 बोलता है कि एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिलेवेंट बुक्स at its registered office or at any other place decided by board of directors। BOD मतलब board of directors, यानी हर कंपनी को कुछ अकाउंट्स, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने कंपलसरी हैं। या तो वो बुक्स अपने रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका वहां पे रखे, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोई दूसरी जगह ढूंढ सकते हैं, वहां पे रख सकते हैं। यानी कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से आपको अकाउंट्स बनाने मैंडेटरी हैं। ऐसा कौन बोलता है? ऐसा सेक्शन 128 बोलता है। ऐसे ही सेक्शन 129 बोलता है कि एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट गिव्स true and fair view and are in compliance with schedule 3 and accounting standards। तो देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम लोग ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? थोड़ा बहुत पढ़ा ना स्टार्टिंग में चैप्टर 1 में, तो वो यहाँ पे आता है। सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट बोलता है कि हर कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या? तो देखो सेक्शन 2 सबसेक्शन 40, इसको कैसे रीड करेंगे? सेक्शन 2 सबसेक्शन 40। ये सारी चीजें लॉ में आपको डिटेल में समझाऊंगा मैं अभी, फिलहाल के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। इसके अंदर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बताया कि इसका मतलब क्या होता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड एनी अदर एक्सप्लेनेटरी नोट्स, यानी नोट्स टू अकाउंट्स। ये 5 चीजें आती हैं। तो यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोटा मोटे मतलब समझू तो बैलेंस शीट हो गया, पीएनएल हो गया। तो बैलेंस शीट पीएनएल हर कंपनी को बनाना कंपलसरी है, कैश फ्लो भी बनाना कंपलसरी है, ठीक है। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेड्यूल 3 में जो फॉर्मेट दिया है उसके हिसाब से बनना चाहिए, प्लस शेड्यूल 3 का फॉर्मेट के हिसाब से, प्लस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना कंपलसरी है, जो सेक्शन 133 में बताएंगे कि कौन कौन सी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना, कहां से कौन बताएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या क्या है। तो वो सेक्शन 133 में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब की गई है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, प्लस आप शेड्यूल 3 के हिसाब से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करोगे? बनाओगे, ठीक है। और शेड्यूल 3 आपको फॉर्मेट देता है किसका? बैलेंस शीट का और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का। कैश फ्लो का जो फॉर्मेट है वो शेड्यूल 3 नहीं देता है, वो देता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जिसका नाम ही है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो वो आपको किसका स्टेटमेंट देता है? कैश फ्लो का, सॉरी किसका फॉर्मेट देता है? कैश फ्लो का फॉर्मेट देता है, लेकिन पीएनएल और बैलेंस शीट का फॉर्मेट शेड्यूल 3 देता है। तो ये कुछ रिलेवेंट सेक्शंस थे कंपनीज एक्ट 2013 के जो अकाउंट्स के बारे में बात करते थे। याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस आपके लॉजिक के लिए, आपके समझने के पर्पज से मैंने यहाँ पे रखा। नेक्स्ट आगे देखो, शेयर्स। अब कैपिटल, शेयर्स और शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है? तो देखो एक कंपनी है, लेट सपोज एक कंपनी को 100 करोड़ रुपया चाहिए, तो कहना इसे 100 करोड़ रुपीस मुकेश अंबानी या फिर कोई भी बड़े बिजनेसमैन के लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आज के टाइम में मेरे हिसाब से मुकेश अंबानी की जो नेटवर्थ है वो 5,24,000 करोड़ समथिंग है, 5,24,000 करोड़ समथिंग है। और इसी के साथ मेरे हिसाब से, मेरे को पक्का तो याद नहीं है, बट अपने मुकेश भाई शायद 6th रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड हैं, ठीक है, 6th रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड राइट नाउ, ठीक है। इसके पीछे ये ऐसा कैसे हो गया? जब लॉकडाउन में सब लोग के पास पैसे नहीं आ रहे और मुकेश भाई ऊपर ही चढ़ते जा रहे हैं, ये कैसा हुआ? तो इसका एक सेपरेट टॉपिक मैं बाद में लूंगा, पहले ये चैप्टर खत्म करते हैं, बराबर है। तो ही इज द 6th रिचेस्ट पर्सन और उनके पास कितना है? 5,24,000 करोड़ रुपया है। कहना इससे कोई ज्यादा बड़ी बात उनके लिए नहीं है, यस और नो? यस। अब ये 100 करोड़ रुपया जो है, ठीक है, ये मुकेश अंबानी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन सोचो कि एक कंपनी है जिसकी रिक्वायरमेंट है 10,000 करोड़ रुपए की। अब बताओ मुकेश भाई दे सकते हैं कि नहीं दे सकते ये पैसे? कहना इसे आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास तो कितने हैं? 5,24,000 करोड़ रुपए की नेटवर्थ है, पैसे नहीं है बट नेटवर्थ इतना है, कितना? 5,24,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आप ऐसा समझो।
5,24,000 का उनके पास प्रॉपर्टी है जिसे वो बेच के 5,24,000 करोड़ रुपया ले सकते हैं। आप रफ लैंग्वेज में ऐसा समझ सकते हो। अब 10,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट तो कर सकते हैं मुकेश भाई, लेकिन कहने से अगर ये बिजनेस डूब गया तो उस केस में कहने से सारा का सारा रिस्क किसके पास है? मुकेश भाई के पास। तो इसलिए मुकेश भाई क्या चाहते हैं? मुकेश भाई ये चाहते हैं कि इस 10,000 करोड़ में से सारा पैसा मैं नहीं लगाना चाहता, मैं चाहता हूं कि पब्लिक भी पार्टिसिपेट करे, यानी आम आदमी भी इसमें पार्टिसिपेट करे और ये रिस्क जो है ये भी बढ़ जाए और इस कंपनी से जो फायदा होगा, रिवॉर्ड होगा, वो भी बढ़ जाए। तो ये लोग क्या करते हैं, ये 10,000 रुपए का कैपिटल की जरूरत है इन्हें, तो इस कैपिटल को आप 10 रुपीज से डिवाइड कर दो। कितने से? आप कोई भी अमाउंट ले सकते हो। लेट सपोज कंपनी ने डिसाइड किया 10, तो कितना हो गया? तो ये हो गया 1,000 करोड़। अब कंपनी की जो ओनरशिप है लेट सपोज इतनी है, तो आप इस कंपनी के एक ओनरशिप का जो है उसके आप 1,000 टुकड़े करो। कितने टुकड़े करोगे? 1,000। अब ये 2 टुकड़े हो गए, तो हम बोलेंगे 2 शेयर्स हैं कंपनी के, और कंपनी की टोटल ओनरशिप कितने की है? 10,000 करोड़ की। ठीक है, तो अगर मैं 2 पार्ट में बांट दिया तो एक पार्ट कितने का हो गया? एक शेयर हो गया आपका 5,000 करोड़ का, बराबर है। अगर मैं 4 पार्ट में बांट दूं तो कहने से मैंने 10,000 को कितने पार्ट में बांट दिया? 4 पार्ट में बांट दिया, तो एक पार्ट कितने का हो गया? एक पार्ट हो गया 2,500 करोड़ का। ऐसे ही अगर मैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में बांट दूं तो कहने से 10,000 करोड़ रुपया को मैं अगर 8 पार्ट में बांट दूं तो ये आपका हो गया कितना? ये आपका हो गया 1250 करोड़। कितना हो गया? 1250 करोड़। तो ऐसे ही मैं n नंबर में इसको क्या करते रहूंगा? डिवाइड करते रहूंगा। और कब तक डिवाइड करते रहूंगा? जब तक ये वैल्यू 1250 करोड़ नहीं 10 रुपए ना हो जाए। तो मैं बहुत सारे पार्ट्स इसके बना लूंगा, और एक पार्ट को, इस एक पार्ट को अगर किसी को खरीदना होगा तो उसे 10 रुपए देने होंगे, और कोई आदमी 10 रुपया दे दिया तो वो इस कंपनी के इतने पार्ट का क्या बन जाएगा? ओनर बन जाएगा। इसी चीज को हम एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एक पार्ट को हम बोलते हैं शेयर। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? शेयर। क्या बोलेंगे इसे हम लोग? कि ये भाई कंपनी का एक शेयर है, बराबर है। अब इसमें हम लोग ने ये बोला कि कंपनी का ये क्या है? एक शेयर है, ठीक है। और ऐसे कहने से 1,000 करोड़, ये वाला 1,000 करोड़ पार्ट होंगे, यानी 1,000 करोड़ शेयर्स होंगे कंपनी के पास, और एक शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपए का। तो कहने से 1,000 पार्ट कंपनी सब लोगों को बांट रही है, ऐसा किसी कोई 10 ले रहा है, कोई 20 ले रहा है, ऐसे करके, और हर आदमी से एक पार्ट के बदले कितना पैसा ले रही है? 10 रुपया ले रही है, ठीक है। तो अब इस कंपनी के पास कितना कैपिटल आ गया? 10,000 करोड़ का कैपिटल आ गया, और इसे हम बोलेंगे शेयर कैपिटल। और जब कंपनी किसी से भी 10 रुपए लेगी तो उस 10 रुपए के बदले उसे एक सर्टिफिकेट देगी। कंपनी उसे क्या देगी? एक सर्टिफिकेट देगी, और ये सर्टिफिकेट जो है, इस सर्टिफिकेट को हम बोलते हैं शेयर सर्टिफिकेट। पहले तो ये ना प्रिंटेड आता था पहले के जमाने में, आजकल ये डिजिटल फॉर्म में आता है, डीमेट अकाउंट में आता है, ठीक है। अब ये जो शेयर सर्टिफिकेट है, ये इस बात का सबूत है कि आपने इस कंपनी के अंदर 10 रुपए देके एक पार्ट खरीदा है। तो जब इस कंपनी का प्रॉफिट आएगा तो उस कंपनी का प्रॉफिट को, लेट से इसके कितने पार्ट किए हमने? 1,000 शेयर मतलब 1,000 पार्ट किए, तो जो भी प्रॉफिट आएगा उसका भी 1,000 पार्ट करो, और अगर मैंने एक शेयर लिया था तो उसका एक पार्ट मुझे दो, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिविडेंड, ठीक है ना। जो भी प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट का भी 1,000 पार्ट करेंगे, और उस पे हमें एक पार्ट हमें मिलेगा, उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? डिविडेंड। यस और नो? यस। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग था किसका? शेयर्स के बारे में, ठीक है। कि भाई जो कंपनी का कैपिटल है उसको इतना कैपिटल एक आदमी नहीं दे सकता या फिर नहीं देना चाहता, तो उस केस में उस कैपिटल को हम छोटे छोटे पार्ट में बांट देंगे और एक पार्ट को हम शेयर बोलेंगे, ठीक है। और ऐसे ही जब प्रॉफिट आएगा तो जितने पार्ट में आपने कैपिटल को बांटा था उतने ही पार्ट में आप शेयर को प्रॉफिट को बांटो, और उस प्रॉफिट का जिसने जितना पार्ट कैपिटल के लिए दिया था, शेयर के लिए दिया था, उतना पार्ट उसको प्रॉफिट भी दे दो। समझ में आता है कि नहीं आता है? एक आसान सा, एक मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूं। लेट सपोज एक कंपनी को 10,000 रुपए का जरूरत है, छोटा सा एग्जांपल है, ठीक है। तो ये कंपनी ने क्या किया? 10 रुपए में बांट दिया। एक पार्ट कितने का रखा? 10 रुपए का। तो कहने से इस कंपनी के कितने पार्ट हो गए? 1,000 पार्ट हो गए, ठीक है। यानी अगर ये कंपनी की ओनरशिप है तो ऐसे इसमें ना बहुत सारे ढेर सारे ऐसे पार्ट्स बन गए।
ठीक है, ऐसे बहुत ढेर सारे पार्ट बन गए ऐसे। ठीक है, और ये एक पार्ट जो था, ये पार्ट अगर किसी को खरीदना है तो उसे 10 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, और एक पार्ट कौन क्या बोले, शेयर्स बोले। अब लेट सपोज पहले साल में इस कंपनी ने 5,000 करोड़ का 5,000 रुपए का क्या किया, 5,000 रुपए का लेट सपोज इस कंपनी ने क्या किया, प्रॉफिट कमाया। तो इस प्रॉफिट के भी टुकड़े होंगे। कितने पार्ट थे हमारे पास, 1,000 पार्ट थे ना, तो इस प्रॉफिट के भी 1,000 पार्ट होंगे, यानी इस प्रॉफिट के एक पार्ट कितने का हुआ, 5 रुपए का। तो जिसने 10 रुपए का एक शेयर खरीदा था उसे अब डिविडेंड यानी प्रॉफिट मिलेगा कितने रुपए का, 5 रुपए का। यस और नो, ये आपके इस चैप्टर के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, बट बेसिक जनरल नॉलेज था, इसलिए मैंने आपको ये सारी चीजें बताई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जो शेयर कैपिटल का देखो यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखा है, यही लिखा है, द टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल यूनिट्स, यानी छोटे 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 यूनिट्स में हम लोग क्या करते हैं, बांट देते हैं, ऑफ अ फिक्स अमाउंट। फिक्स अमाउंट कितना रखा था हमने 10 रखा था, कंपनी चाहे तो 1 भी रख सकती है, ठीक है, 20 भी रख सकती है, 100 भी रख सकती है, 1000 भी रख सकती है, जितना चाहे उतना। ईच सच यूनिट इज कॉल्ड एज शेयर, वो हर एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ शेयर प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट इज नोन एज नॉमिनल वैल्यू, पार वैल्यू या फिर फेस वैल्यू। यानी अगर 10 रुपए का शेयर है, ठीक है, मार्केट में जो रेट चल रही है ना वो उसकी फेस वैल्यू नहीं है, वो तो मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर है। ठीक है, जब ओरिजिनल शेयर जो शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा होगा ना 10 रुपए, ठीक है, वो आपका क्या है, वो आपका नॉमिनल वैल्यू हो सकता है, उसे आप नॉमिनल वैल्यू बोल सकते हो, फेस वैल्यू बोल सकते हो, या फिर उसे पार वैल्यू भी बोल सकते हो। समझ में आता है कि नहीं आता है? ओके, अब कुछ टर्म्स हैं वो आप समझ लो। सबसे पहला है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ठीक है, या नॉमिनल कैपिटल। अब ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है कि जब आप कंपनी बनाते हो ना तो आप एक डॉक्यूमेंट बनाते हो जिसका नाम होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर आप एक पॉइंट लिखते हो, उस पॉइंट में लिखते हो कि कंपनी अपने लाइफ टाइम में मैक्सिमम कितना कैपिटल लेके आ सकती है। ठीक है, आप इससे ज्यादा कैपिटल नहीं ला सकते। लेट सपोज किसी ने लिख दिया 50 करोड़, तो ये कंपनी अगर बड़ी 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 और इसको और पैसे का जरूरत पड़ रहा है तो मैक्सिमम ये कितना ला सकती है, 50 करोड़ रुपया ला सकती है। इसे हम बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल, यानी कंपनी को ऑथराइज किया गया है उसके शेयर होल्डर, उसके ओनर्स के द्वारा कि वो 50 करोड़ रुपए तक का कैपिटल उनसे ले सकती है। ठीक है, उससे ज्यादा कैपिटल वो नहीं ले सकती। अगर किसी कंपनी को उससे ज्यादा भी लेना हो तो लॉ के अंदर और प्रावधान है जिसमें आप ये लिमिट रेज कर सकते हो बाद में कंपनी बनाने के बाद भी। ठीक है, दूसरा इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल मतलब क्या, कंपनी ने सोचा कि भाई हम 50 करोड़ रुपए, कंपनी ने क्या सोचा कि भाई हमारी लाइफ टाइम में हमें कितना रुपए लग जाएगा, हमें लाइफ टाइम में 50 करोड़ रुपए लग जाएंगे। ठीक है, लेकिन कंपनी अभी तो तीसरा साल है कंपनी का, तो कंपनी बोलती है कि 50 करोड़ का तो जरूरत नहीं है, 20 करोड़ में काम चल जाएगा। तो कंपनी ने अभी सिर्फ 20 करोड़ रुपए के शेयर क्या कर रखे हैं, इशू कर रखे हैं। इसे हम बोलेंगे इशूड कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, बराबर है। अब इतना 20 करोड़ का शेयर हम लोग ने पब्लिक को दे रखा है, और हम लोग जब पब्लिक को 10 रुपए का शेयर दिया तो पूरा का पूरा 10 रुपए हम एक साथ नहीं मंगाते हैं, चाहे तो मंगा सकते हैं, बट बहुत सारी कंपनी ऐसा इंस्टॉलमेंट में मंगाती हैं कि भाई 20 करोड़ के शेयर दे दिए, अभी एक काम करो तुम लोग सब लोग 5-5 रुपया दे दो, 5 रुपया हम लोग जब मांगेंगे बाद में तब दे देना। ठीक है, तो कहने से कंपनी ने कितना शेयर, अभी कंपनी ने कितना शेयर इसमें से, सॉरी, अब लेट सपोज कंपनी ने 20 करोड़ का शेयर क्या किया है, यहां पे इशू किया, पब्लिक को बोला 20 करोड़ का शेयर ले लो। अभी लेट सपोज कंपनी पब्लिक ने सिर्फ 19 करोड़ का शेयर ही इसमें से खरीदा, तो इसे हम बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इसे हम क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। हमने 20 करोड़ के शेयर दिए थे पब्लिक को, पब्लिक बोलती है हमें तो 20 करोड़ के नीचे, हम तो 19 करोड़ के शेयर लेंगे। तो कंपनी के जो शेयर कंपनी ने ऑफर किए थे इशू में, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 19 करोड़ शेयर ही बिके हैं, बाकी शेयर 1 करोड़ शेयर नहीं बिके। तो ये हमारा क्या हो गया, सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो गया, बराबर है। उसके बाद इस 19 करोड़ में से सारा पैसा 10 रुपए का एक शेयर है, हमने सबसे 10 रुपया नहीं मांगा है, हमने क्या बोला है सबको कि भाई 5 अभी दे दो, 5 बाद में दे देना। यानी अभी तक हम लोग को कितना मिल गया होगा, 9.5 करोड़ रुपीस मिल गया होगा। इसे हम लोग बोलेंगे कॉल्ड अप कैपिटल।
क्या बोलेंगे इसे हम लोग, कॉल्ड अप कैपिटल। ये देखो यहाँ पे ये सब्सक्राइब्ड और ये कॉल्ड अप कैपिटल। उसके बाद आया पेड अप शेयर कैपिटल। अब पेड अप शेयर कैपिटल क्या, हम लोग ने सबको बोला भाई सब लोग ने शेयर्स तो ले लिए हमारे, हमने बोला भाई 5-5 रुपए दो, तो कोई 2-4 आदमी थे जिन्होंने पैसे नहीं दिए, तो कहना इसे उनके पैसे हमने मंगाए कितने थे लोगों से, हमने फिलहाल आज के टाइम पे 5 रुपए पर शेयर मंगाए थे, यानी 9.5 करोड़ मंगाए थे। उसमें से कुछ लोग थे जिनके आधा करोड़ रुपया आना चाहिए था, वो नहीं आया, तो हमें रिसीव कितना हुआ, सिर्फ 9 करोड़ हुआ। इसे हम बोलते हैं पेड अप कैपिटल। क्या बोलते हैं इसे, पेड अप कैपिटल। इसका आगे जाके एक सम करेंगे ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। फिलहाल के लिए मैं सिर्फ इसका थियरी आपको रीड करने के लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है, और जब आगे वापस आएगा तब हम इसको वापस से डिटेल में देखेंगे, बराबर है। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन, इस पे हम लोग बाद में आएंगे, जब हम लोग सम सॉल्व करेंगे ना तब आएंगे इस पे, ठीक है। अब उसके बाद देखो टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितने टाइप के होते हैं, तो 2 टाइप के शेयर्स होते हैं, एक इक्विटी शेयर्स होते हैं और एक प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था 11th स्टैंडर्ड में, तब मुझे ऐसा लगता था वो लोग बेवकूफ हैं जो क्या लेते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल लेते हैं। क्यों, क्योंकि भाई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देखो होता क्या है, पहले वो समझो कि इनके पास प्रेफरेंस होती है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नाम ही क्या बोलता है, प्रेफरेंस है इनको ओवर द अदर्स बाकी सबसे ज्यादा इनको पहले प्रेफरेंस दी जाती है हर चीज में। यानी जब प्रॉफिट को बांटने की बात आए, यानी जब प्रॉफिट ओनर को देने की बात आए, तो इनको प्रेफरेंस पहले दिया जाता है, पहले इनको इनका डिविडेंड दिया जाता है और फिर कुछ बचा तो इनको डिविडेंड दिया जाता है, बराबर है। फिर वापस से इसमें अगर कंपनी बंद हो गई, तो कंपनी बंद हुई तो भाई जिसने जितना पैसा डाला था उतना पैसा जितना बचता उतना देंगे, तो उसमें भी सबसे पहले प्रेफरेंस इनको मिलेगा और इनको रीपे करने के बाद अगर कुछ पैसा बच गया तो वो इक्विटी वालों को मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए इनके पास क्या है, एक तरह से प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं। प्रेफरेंशियल राइट्स मतलब इनको एक प्रेफरेंस मिलती है कंपनी के हर काम में, चाहे वो प्रॉफिट बांटने का काम हो या फिर अमाउंट जो है वो वापस रीपे करने का काम हो। लेकिन इसके साथ ये तो कहने से अच्छी बात हो गई ना, अगर कंपनी डूबी तो सबसे पहला पैसा किसको मिलेगा, सबसे पहला पैसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा, तो कहना ही चाहिए तो बहुत अच्छी बात है कि भाई पैसा नहीं डूबेगा कंपनी में। लेकिन इसके साथ एक हमारे पास एक डिसएडवांटेजेस भी आता है प्रेफरेंस शेयर का। देखो एक बहुत पुरानी कहावत है, वेयर देयर इज अ रिस्क देयर इज अ रिवॉर्ड, यानी जो आदमी रिस्क लेगा उसे रिवॉर्ड ज्यादा मिलेगा। अब आप एक बात बताओ, प्रेफरेंस शेयर वाले ज्यादा रिस्क ले रहे हैं कि इक्विटी शेयर वाले, कहने से ऑब्वियसली इक्विटी शेयर वाले ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, ठीक है। तो रिवॉर्ड भी ज्यादा किसको मिलना चाहिए, इक्विटी शेयर वालों को मिलना चाहिए। तो इसीलिए इनको प्रेफरेंस तो हर चीज में मिलेगी लेकिन लिमिटेड, यानी यहाँ पे इनको जब डिविडेंड पे किया जाएगा इनको फर्स्ट पे किया जाएगा बिफोर इक्विटी शेयर्स, बट एट अ फिक्स रेट, यानी इनका रेट 10% है तो इनको 10% ही डिविडेंड मिलेगा, उससे ऊपर नहीं मिलेगा। पहले मिलेगा लेकिन कितना मिलेगा, सिर्फ 10%। बाकी जो बच गया वो सारा का सारा किसको मिलेगा, वो मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर को। यस और नो, यस। आगे नेक्स्ट रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, यानी जो कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट किया है कंपनी के अंदर वो उनको सबसे पहले रिपे किया जाएगा बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो यहां पे लिख सकते हो आप बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स, बराबर है। नेक्स्ट उसके बाद डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट इन मेजोरिटी डिसीजंस इन द कंपनी। अब जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं ना, अब इनको पैसे वैसे तो सब पहले मिलते हैं लेकिन आपको कोई वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। कंपनी नया बिजनेस करे कि नहीं करे, ठीक है, कंपनी कुछ एक्सपांशन करे कि नहीं करे, तो ये सब डिसीजन कौन लेता है, ये सब डिसीजन ओनर्स लेते हैं। उनकी एक जनरल मीटिंग होती है जिसे हम बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम या फिर ईजीएम, ठीक है, जिसमें सारे शेयर होल्डर्स आते हैं और वो पूरी साल के लिए जो भी डिसीजन लेने होते हैं वो एक ही साथ डिसीजन ले लेते हैं और वो मैनेजमेंट को यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोलते हैं देखो भाई ये करने का अगले साल ये लोग कर लेना। हम उनको बोलते हैं भाई एक नया प्लांट लगाने का उधर, ठीक है, सिलवासा में नई फैक्ट्री खोलनी है, तो हमने डिसाइड किया अब इसको करेगा कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है इसे करना। तो ऐसे वोटिंग राइट क्या होना चाहिए कंपनी में और क्या नहीं होना चाहिए कंपनी में, ऐसा अधिकार इनको मेजॉरिटी चीजों में नहीं रहता। क्यों, क्योंकि भाई आपका पैसा थोड़ी ना डूब रहा है, प्रेफरेंस शेयर का पैसा थोड़ी ना डूब रहा है, पैसा डूबेगा तो किसका डूबेगा, इक्विटी शेयर का, तो डिसीजन भी कौन लेगा, इक्विटी शेयर, क्योंकि जो ज्यादा रिस्क लेगा वही आदमी क्या करेगा, डिसीजन भी लेगा।
नेक्स्ट, अब शेयर्स, ये जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ये बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, जैसे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल का मतलब होता है रीपेमेंट, रिपेबल यानी जो पैसा आप कैपिटल के रूप में डालोगे वो आपको कुछ टाइम बाद, लिमिटेड टाइम पीरियड बाद क्या हो जाएगा, रीपे आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम। और नॉन रिडीमेबल या फिर इररिडीमेबल, इसमें क्या होगा, आप यहाँ पे ये नोट्स लिख लेना, नॉन रिडीमेबल या फिर इररिडीमेबल में क्या होगा कि आपका पेमेंट रिपेबल तो है ये भी, इसमें नॉन रिडीमेबल में ऐसा नहीं है कि रिपे नहीं होते, बट रिपेबल तो होते हैं, बट ओनली ऑन लिक्विडेशन, ओनली ऑन शटडाउन, यानी कंपनी जब बंद होगी तभी आपको ये पैसा रीपे होगा। इसमें क्या होगा, आफ्टर सम टाइम, 5 साल तो 5 साल, 10 साल तो 10 साल, 20 साल तो 20 साल, यानी पर्टिकुलर टाइम पीरियड बाद रिपेबल प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, आपका पैसा आपको वापस मिल जाता है। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर में देयर इज ए चॉइस, कंपल्शन नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, बट देयर इज ए चॉइस टू कन्वर्ट योर प्रेफरेंस शेयर टू इक्विटी शेयर, ठीक है। एंड नॉन कन्वर्टेबल में नो चॉइस, आपको कंपलसरी पैसे ही लेने पड़ेंगे, यानी जो लेट सपोज कि हमने प्रेफरेंस शेयर इशू किए 8 साल के लिए, ठीक है, तो अगर रिडीमेबल ये कन्वर्टेबल है तो 8 साल बाद हमारे पास ऑप्शन है, हम चाहें तो कैश ले सकते हैं यानी पैसे रिटर्न ले सकते हैं, या फिर उसके बदले इक्विटी शेयर ले सकते हैं, दोनों में से एक हमारे पास ऑप्शन है। बट यहाँ पे देयर इज नो चॉइस, ओनली कैश, आपको क्या करना पड़ेगा, अपना रीपेमेंट वापस लेना पड़ेगा, आपके प्रेफरेंस शेयर आप चाह के इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, तो ये कंपनी के जो रेगुलर एक्टिविटीज हैं, ठीक है, वोटिंग के जो एक्टिविटीज हैं बाकी सब, उसमें ये लोग को पार्टिसिपेट करने का अधिकार मिलता है और इनको अधिकार नहीं मिलता है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, तो लेट सपोज प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम लोग 10% डिविडेंड देते हैं, तो 2009, 10, 11 अगर क्यूमुलेटिव है, लेट साल इस साल हमें प्रॉफिट नहीं हुआ तो कहने से डिविडेंड कहां से दें, इस साल भी प्रॉफिट नहीं हुआ तो इस साल भी डिविडेंड नहीं दे सकते, इस साल प्रॉफिट हुआ तो इस साल डिविडेंड दे सकते हैं। तो अगर आपका क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो आपको इस साल में 9, 10 और 11 3 साल का डिविडेंड साथ में अक्यूमुलेट होके मिलेगा, एक साथ मिलेगा, जमा होके मिलेगा। तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो जमा होता है, जमा होता है डिविडेंड। जमा होता है डिविडेंड, यानी किसी साल अगर आपको डिविडेंड नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आगे मिलेगा, अगले साल मिलेगा। लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव में जमा नहीं होता है डिविडेंड, जमा नहीं होता है डिविडेंड, डिविडेंड जमा नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? यस। नेक्स्ट आगे देखो, यहाँ पे अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोल रहा है, अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ ऐसा बोला है प्रेफरेंस शेयर है, इसका मतलब क्या है, वो नॉन क्यूमुलेटिव है, नॉन पार्टिसिपेटिंग है, नॉन कन्वर्टेबल है एंड रिडीमेबल इन नेचर, यानी उसमें वो उसको डिविडेंड उसका जमा नहीं होगा, वो कोई चीज में पार्टिसिपेट भी नहीं करेगा, उसके पास कन्वर्ट करने का ऑप्शन भी नहीं रहेगा, लेकिन वो रिपेबल आफ्टर सम टाइम रहेगा, जो उसके डॉक्यूमेंट में लिखा होगा उतना। समझ में आया कि नहीं आया? यस। अब इक्विटी शेयर्स कौन होते हैं? तो इक्विटी शेयर्स आर दोज हु डज नॉट हैव एनी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट एंड आर ट्रू ओनर ऑफ ए कंपनी। एक्चुअल में जो पूरा रिस्क लेते हैं वो कौन लेते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर। इसीलिए इनको रिवॉर्ड भी क्या होता है? ज्यादा मिलता है। जब आप यहाँ मार्केट में सुनते हो ना कि ये शेयर का प्राइस इतना ऊपर चला गया, इतना नीचे चला गया, तो वो प्रेफरेंस शेयर नहीं होता है, वो क्या होता है? इक्विटी शेयर होता है। तो जो आप मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, वो मेजॉरिटी ऑफ लोग, मैक्सिमम लोग वो इक्विटी शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं और उनको फायदा भी किस में होता है? इक्विटी में ही होता है। प्रेफरेंस में इतना कोई ज्यादा फायदा नहीं है। ठीक है, इसीलिए जब मैं बचपन में 11th में था तो मैं सोचता था यार प्रेफरेंस कितना सेफ है, लेकिन वो सेफ है इसीलिए उसमें रिवॉर्ड भी ज्यादा नहीं है। ये थोड़ा रिस्की है इसीलिए इसमें रिवॉर्ड भी ज्यादा है। देखो आप सब लोग अब सीए फाउंडेशन कर रहे हो, ठीक है, मेरा सब लोग से एडवाइस है, सब लोग को एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि आपको पॉकेट मनी तो मिलता है, बराबर है, ठीक है, पॉकेट मनी आपका लेट सपोज मैंने कहा 1000 रुपीज आपका पॉकेट मनी है,
तो एटलीस्ट आप उसमें से 200, 300, 400,000 जितना हो सकता है आप हर महीने शेयर्स खरीदना स्टार्ट करो। ठीक है, पैसे कमाने के लिए नहीं, एक्सपीरियंस के लिए। जब आप कंपनी के शेयर खरीदते हो, अलग अलग चीजें देखते हो, तो आपको अलग अलग चीजें समझ में आती हैं। ठीक है, मेरा शेयर मार्केट का सेशन में हो नहीं पा रहा है, बट मैं जल्दी कोशिश करूंगा कि आपके लिए एक शेयर मार्केट का सेशन अरेंज करूं जहां पे मैं बेसिक से लेके एडवांस तक आपको शेयर मार्केट के बारे में बताऊं। तो मेरा आपको ऐसा एडवाइस रहेगा कि बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, शॉर्ट में बता देता हूं। सबसे पहले आपको एक डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। 2 अकाउंट होते हैं, एक तो डीमेट अकाउंट होता है और एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है। ऐसे 2 अकाउंट खुलवाने पड़ेंगे। बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है, आपके पास मोतीलाल ओसवाल, ठीक है, उसके बाद आईसीआईसीआई डायरेक्ट, ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक का भी है, एचडीएफसी का भी है। बहुत सारी कंपनीज के बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रोकर्स बोलते हैं। तो आप किसी भी ब्रोकर के पास जाके ये 2 अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी कंपनी है, ठीक है, एन नंबर ऑफ कंपनीज। मैं आपको ग्रुप में चाहिए तो एक लिंक भेज दूंगा। ठीक है, आप खुलवा सकते हो जीरोधा। ठीक है, ये बहुत सस्ता है। आईसीआईसीआई बैंक, ये जो कोटक महिंद्रा बैंक, इनका है ना जो ब्रोकरेज होता है, चार्जेस होते हैं, बहुत हैवी होते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोग को स्टूडेंट हो इसलिए सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप वहां पे खोलो। उनके सिस्टम भी थोड़े बेटर होते हैं, बट स्टिल वो चार्जेस बहुत ज्यादा है। आप यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, आप तो ऐसे ही टाइम पास के लिए कर रहे हो यहाँ पे। तो आप जीरोधा पे खोल सकते हो। ठीक है, एकदम काफी सस्ता है, यानी 300 रुपीज समथिंग एनुअल चार्जेस है। ठीक है, तो आप एक, आपका अगर सेविंग बैंक अकाउंट है तो आप एक क्या कर सकते हो, यहाँ पे डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। और हर महीने आप शेयर बेचो मत, सिर्फ आप शेयर खरीदो। तो हर महीने कोई भी एक कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत जानो कि ये कंपनी क्या कर रही है, कंपनी का क्या लगता है, शेयर प्राइस बढ़ेगा कम होगा, और आप क्या करो, जीरोधा के अकाउंट से आप शेयर खरीदना स्टार्ट करो। इसमें आपके पास पैन कार्ड और बैंक अकाउंट, ये 2 चीज होना कंपलसरी है। ठीक है, तो ही आप ये 2 अकाउंट खोल पाओगे। ठीक है, चलो आ जाओ यहाँ पे। अब द कंट्रोल ऑफ अ कंपनी थ्रू दे कंट्रोल, यहाँ पे आएगा दे कंट्रोल द कंपनी थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वही कंपनी को चलाते हैं पूरा। ठीक है, वो रोज रोज आके कंपनी में डिसीजन नहीं लेते, साल में एक बार मिलते हैं और बोलते हैं कि भाई कंपनी का ये आगे का फ्यूचर का रोड मैप है, अपने को 3 नई फैक्ट्री डालनी है, अपने को दूसरी कंट्री में एक्सपांड करना है, डील डन, इतना पैसा होना चाहिए, बस बाकी इतना लास्ट ईयर का काम देख लेते हैं, अच्छा हुआ तुमने इतना किया, इतना प्रॉफिट आया, चलो ठीक है भाई। ठीक है, और उसके बाद वो दे हैव अ वोटिंग राइट इन एनुअल जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में जो भी डिसीजंस होते हैं वो वोटिंग से होते हैं। ठीक है, सब लोग जो ज्यादा, जिस डिसीजन को ज्यादा वोट मिलेंगे वो मान लिया जाएगा कंपनी के लिए। और फिर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो एक्ट करते हैं कि भाई हमारे शेयर होल्डर ने जो डिसाइड किया है उसको हमें क्या करना है, अब फुलफिल करना है। इसे हम क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर बोलते हैं। ठीक है, इसमें टाइप्स नहीं होते हैं यूजुअली। इक्विटी शेयर्स आर जस्ट सिंपल नॉर्मल प्लेन आप ऐसा बोल सकते हो, वनीला टाइप शेयर्स होते हैं, कोई ज्यादा फ्लेवर्स आपको इसमें नहीं मिलते हैं। डिबेंचर्स, अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये चीज समझाई कि भाई एक कंपनी जो होती है, ये रहा, एक कंपनी को जब पैसे चाहिए होते हैं कैपिटल के थ्रू, तो वो अपना जितना भी कैपिटल है उसको क्या करती है, छोटे छोटे पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर देती है, और एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, शेयर्स बोलते हैं। सेम थिंग विद अ लोन। अब अगर कंपनी आईसीआईसीआई बैंक को जाके बोले 100 करोड़ रुपया दे दो, आईसीआईसीआई बैंक 100 करोड़ रुपया दे भी देता है, तो उस केस में उस कंपनी ने क्या कर लिया, लोन ले लिया, बराबर है। लेकिन अगर एक कंपनी आपके और मेरे पास आके बोलती है 100 करोड़ देना, मैं बोला 100 करोड़ होता तो मैं इधर थोड़ी ना होता, आया ना, कहने से मेरे पास 100 करोड़ रुपया नहीं है, तो कंपनी बोलती है मुझे लोन लेना है, मैं बोला लोन देने के लिए रेडी हूं लेकिन 100 करोड़ नहीं है, तो कंपनी क्या करती है, जो लोन अमाउंट है ना उसको ऐसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देती है, और आपको बोलती है तुम सिर्फ इतना पार्ट लोन दो और इसके लिए तुम 1000 रुपया दो, तो हम मान लेंगे कि तुम इतने पार्ट का लोन के ओनर हो गए हो, हम रिपे कर देंगे, और इतने पार्ट पे जो इंटरेस्ट बनता है वो इंटरेस्ट तुम्हारे में हर साल या हर 6 महीने जो भी टर्म्स हैं उस पे आपके अकाउंट में डालते रहेंगे। तो मैं बोला बढ़िया है, तो हम लोग क्या कर लेंगे इस केस में, डिबेंचर्स ले लेंगे। इस पार्ट को, जब लोन का जो पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिबेंचर्स बोलते हैं, या फिर कभी कभी इसको बॉन्ड्स भी बोला जाता है। थोड़ा सा डिफरेंस है डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स में लीगल टर्म्स में, बट आप समझ सकते हो कि सेम ही है आपके लिए यहाँ पे। और शेयर्स के लिए क्या बोलते हैं उसे हम लोग, उसे हम इक्विटी शेयर या फिर प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं, आया ना। यस, तो डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है, डिबेंचर्स का मतलब ये होता है बेसिकली, इट इज अ डिबेंचर इज अ बॉन्ड इशूड
बॉन्ड इशूड सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट होता है एक्नॉलेज करता है, यानी जो मानता है द डेट टेकन बाय द कंपनी। कंपनी आपको एक सर्टिफिकेट देती है और बोलती है कि हाँ हमने आपसे इतना पैसे का क्या लिया है, लोन लिया है। उस एक सर्टिफिकेट को हम एक डिबेंचर बोलेंगे, ठीक है। जस्ट लाइक शेयर सर्टिफिकेट, it is a debenture certificate. It is like a share capital. When company wants to raise large amount of money through debt, यानी लोन के थ्रू लेना है तो उस लार्ज अमाउंट को छोटे छोटे पार्ट में बांट देते हैं और स्मॉलर यूनिट इज नोन एज डिबेंचर। यस और नो? यस। थियरी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ समझना उसको इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा नहीं जा सकता। अगर इस चैप्टर में से 5 मार्क के लिए कुछ पूछा जा सकता है मेरे हिसाब से तो वो ये है, डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर या फिर इक्विटी शेयर कैपिटल पूछ लेंगे, या फिर डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर पूछ लेंगे। मैंने तीनों को ही यहाँ पे एक साथ ही दे दिया। देखो यहाँ पे डिबेंचर्स जो होते हैं वो हमारी लाइबिलिटी होते हैं, वेरेस इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के ओनर्स होते हैं। ये लोग कौन होते हैं? क्रेडिटर्स होते हैं, ये कंपनी को लोन दे देते हैं। और ये लोग कौन होते हैं? कंपनी के ओनर्स होते हैं, ठीक है। इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता है, वेरेस इनके पास इक्विटी शेयर कैपिटल के पास वोटिंग राइट होता है, प्रेफरेंस शेयर के पास भी वोटिंग राइट नहीं होता है, ठीक है। इनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया जाता है, इन्हें भी फिक्स रेट पे किया जाता है, लेकिन डिविडेंड पे किया जाता है। फर्क क्या है? तो इंटरेस्ट आपको चाहे प्रॉफिट हो या नहीं हो देना ही पड़ेगा कंपलसरी। डिविडेंड क्या है कि अगर प्रॉफिट हुआ तो देंगे, नहीं हुआ तो नहीं देंगे, ठीक है। सिर्फ ये फर्क है। और इसमें डिविडेंड इज पेड इन केस ऑफ प्रॉफिट एंड कंपनी डिक्लेयर्स द डिविडेंड, यानी कंपनी को प्रॉफिट होगा तो ही इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिलेगा? डिविडेंड यानी प्रॉफिट मिलेगा, अदरवाइज उसे प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है, ठीक है। एंड दिस इज अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है? दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। एक्सपेंस देखो, अगर हमारे पास पैसा है या नहीं है, खर्चा तो हमें भरना ही पड़ेगा, लेकिन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कब करेंगे? जब प्रॉफिट होगा। तो ये डिफरेंस है चार्ज और अप्रोप्रिएशन के अंदर। इनको हम बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में दिखाते हैं, और इनको हम लोग बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के अंदर दिखाते हैं, ठीक है। ये फॉर्मेट बनाते हैं ना हम लोग बैलेंस शीट का, उसका हेडिंग किसकी बात हो रही है यहाँ पे? डिबेंचर कैन नॉट बी फोरफिटेड। अब फोरफीचर क्या होता है वो आगे आएगा, तब आप समझ जाओगे। डिबेंचर फोरफिट नहीं किए जा सकते, वेयरएज इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फोरफिट किए जा सकते हैं। एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन का मतलब क्या है? अब कंपनी बंद हो रही है, तो जब कंपनी बंद होगी उस समय पे क्या होगा? सबसे पहला पेमेंट इनको मिलेगा फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पेमेंट इनको मिलेगा, और लास्ट में थर्ड टाइम अगर फिर कुछ बच गया कंपनी में तो पैसा इनको मिलेगा। जो सब लोग ने बिजनेस में कहने से पैसा डाला है, इन्होंने बिजनेस को लोन दिया, इन्होंने बिजनेस को कैपिटल दिया, तो इसे इनका लोन पहले रिपे करेगी कंपनी, ठीक है, और बाद में इनका प्रेफरेंस शेयर का रिपे करेगी, और लास्ट में कुछ बचा तो फिर इक्विटी शेयर होल्डर को क्या होगा? रीपेमेंट होगा। यस और नो? यस। तो इसी के साथ आपका जो थियरी है वो खत्म हुआ आपका कौन से चैप्टर का? शेयर्स का। समझ में आया कि नहीं आया? अभी देखो इसमें कैसा है कि इसमें थियरी पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। ये चैप्टर पे जो भी थोड़ा बहुत थियरी है वो लॉ के चैप्टर में कवर होगा। तो यहाँ पे ये जो लेक्चर था ये आपके मैंने जनरल नॉलेज पर्पस के लिए रखा है। अभी नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग रियल शेयर्स चालू करेंगे, उसके क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे।